बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने चैप्टर नंबर 3 वेक्टर का एक्सरसाइज 3.2 शुरू किया हुआ है। इसमें हमने 9 क्वेश्चन किए हैं, तो अभी 10वां क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है, और इसके बाद भी कुछ इसका रेशो का काम आ रहा है। तो इससे पहले ज़रूरी है कि हम रेशो थ्योरम को ज़रा डिस्कस करें कि ये किस तरह होता है, फिर इसी बेस पर हमने क्या करना है, इसके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम आते हैं, थ्योरम है रेशियो थ्योरम। लेट ए एंड बी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट, यहाँ पर रेस्पेक्टिवली का लफ्ज़ यहाँ पर आया है, वर्ड्स आए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पहला जो पोजीशन वेक्टर है इसका ताल्लुक पॉइंट ए के साथ है, दूसरा जो पोजीशन वेक्टर इसका ताल्लुक बी के साथ है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं बिल तरतीब हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखा है इफ़ सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली। ठीक है ना। तो ये सी आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको ये ए और बी के बीच में क्या है, यहाँ पर आया है। ठीक है, इंटरनली है, ये कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ए और बी के दरमियान में आ रहा है। इंटरनली इन द रेशो ऑफ पी रेशो क्यू। तो पी रेशो क्यू भी स्टूडेंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, पी रेशो क्यू। अच्छा, इसके बाद लिखा है देन दी पोजीशन वेक्टर सी ऑफ कैपिटल सी इज गिवन बाय। तो हमने क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि सी इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी और डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी। तो स्टूडेंट, आइए इसका प्रूफ करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि सिंस गिवन दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर तो इसको मैं फिर इस तरह लिख सकता हूं कि सो तो ए सी रेशियो सी बी इज इक्वल टू, तो ए सी के साथ जो रिलेटेड रेशियो वो किया है पी, और दूसरा किया है रेशो सी बी के साथ जो रिलेटेड है क्यू। इसी तरतीब से देखिए, ए सी का पी, सी बी का क्यू। ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा है कि रेशो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी को। स्टूडेंट, ये हमारे पास रूल मौजूद है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ए बाई बी। लिहाजा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए सी डिवाइडेड बाई सी बी विच इज़ इक्वल टू और पी डिवाइडेड बाई क्यू। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत सिंपल थ्योरम है। तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर ए सी के पास, और सी बी जो है ना वो पी के पास चला जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू ए सी विच इज़ इक्वल टू और पी सी बी। ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम इस स्टेप को यहाँ पर कर लेते हैं, क्यू ए सी विच इज़ इक्वल टू पी सी बी। तो स्टूडेंट, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा है कि ए सी का मतलब क्या होता है, सी माइनस ए, और विच इज़ इक्वल टू पी इसी तरह, और सी बी का मतलब होता है कि बी माइनस सी। तो Q इंटू सी माइनस बी। तो स्टूडेंट, सी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने स्मॉल सी से ज़ाहिर किया है माइनस, और इस ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हमने स्मॉल ए से हमें दिया गया है, गिवन में है, और P इंटू ये आ जाएगा B माइनस सी। तो स्टूडेंट, ये Q मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये आ जाएगा क्यू सी माइनस ए क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू ए भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड हो सकती होती है। तो ये आ जाएगा पी बी और माइनस पी सी। तो स्टूडेंट, देखिए हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्म है ना वो क्या है, वो सी तक पहुंचना है, सी को मालूम करना है। तो सी स्टूडेंट आपको इस टर्म में नज़र आता है और आपको इस टर्म में नज़र आता है, लिहाजा ये माइनस पी सी को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू सी प्लस पी सी। ये क्या है, माइनस पी सी यहाँ पर आके लेफ्ट साइड पर आके ये क्या होगा, प्लस पी सी बन गया, और ये माइनस ए की उधर जाके क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास पी बी, ये लिखा है, और ये उधर जाके फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ए क्यू। अच्छा स्टूडेंट, इससे मैं सी को कॉमन ले सकता हूँ, क्यू प्लस पी आ जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू, इसको फिलहाल हम इसी तरह लिखते हैं, पी बी प्लस क्यू ए। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, वो सी को मालूम करना है। और स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें, ये क्यू प्लस पी जो है ना ये सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो स्टूडेंट, ये टेबल ज़रा आप लोग नोट कर ले, बहुत ही अहम टेबल है। प्लस
माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो प्लस जब इक्वल के उस तरफ जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है। माइनस जब इक्वल के इस तरफ आता है तो क्या होता है, प्लस होता है। ये बहुत ही अहम रूल है, आपको बहुत सहूलत देगा किसी भी सोल्यूशन के दौरान। मल्टीप्लाई जब उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, जो भी टर्म मल्टीप्लाई हुआ हो दूसरे सेट पर जाएगा तो ये डिवाइड होगा, और जो डिवाइड हुआ वो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू पी जो है ना इसी के साथ मल्टीप्लाई, ये क्यू प्लस पी जब उधर जाएगा ना तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी प्लस क्यू ए और डिवाइडेड बाई क्यू प्लस पी। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्यू ए प्लस पी बी होल डिवाइडेड बाई क्यू प्लस पी। ठीक है, तो ये क्यू प्लस पी एंड हिज द प्रूफ, ये हमारा किया गया, ये हमारा प्रूफ आ गया इस थ्योरम का। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हम ज़रा इस थ्योरम को एक दो क्रॉलरीज जो है ना उसको डिस्कस। क्रॉलरी स्टूडेंट थ्योरम के बाद आता है, ठीक है, उसी क्रॉलरी के अंदर वो थ्योरम यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें सी हमारे पास क्यू ए प्लस पी बी डिवाइड बाई क्यू प्लस पी के बराबर आ गए हैं। तो स्टूडेंट अगर हम क्या करें, पी रेशो 1 जो है इसको अगर हम 1:1 रख लें, ठीक है, 1:1 कर ले, मतलब ये है कि P की जगह 1 और Q की जगह 1 अगर हम लगाए इस रेशियो थ्योरम में जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है तो C, तो ये सिचुएशन इस तरह हो जाएगी 1.A प्लस 1.B डिवाइडेड बाई 1+1। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं C इज इक्वल टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया मिड पैड का फार्मूला। तो इस फॉर्म में जब जब P रेशो Q 1:1 फॉर्म में आ जाए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है ना ये कहाँ पर होगा, ये बिल्कुल ये जो P हम और Q हमने लिखे थे यहाँ पर पॉइंट्स, इसके बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट फॉर्म। अच्छा, इसके बाद क्या है, एक्सटर्नली फॉर्म है। एक्सटर्नली फॉर्म ये इमेजिनरी केस होता है, मिसाल के तौर पर ये P है और यहाँ पर Q है और पॉइंट ऑफ डिवीजन यहाँ पर आ रहा है, C इधर आ रहा है। ठीक है ना। तो ये फॉर्म किस तरह हम ड्रा करेंगे ऊपर थ्योरम से, इसमें सिंपली आप लोगों ने ये करना है कि प्लस की जगह क्या करना है, माइनस लगाना है, तो फिर ये एक्सटर्नली फॉर्म आ जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं इसमें इंटरनली है और एक्सटर्नली है। इंटरनली के लिए हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे और एक्सटर्नली के लिए अभी जो मैं लिखने वाला हूँ इसको यूज़ करेंगे। तो इसी थ्योरम में क्या करना है आप लोगों ने, P और Q, ये आपको ऊपर जो दो टर्म्स नजर आ रहे हैं नॉमिनेटर में, इसमें प्लस की जगह माइनस लगाए और यहाँ पर भी Q प्लस P की जगह क्या लगाए, माइनस लगाए। तो एक्सटर्नली फॉर्म ये आ जाएगा, एक्सटर्नल जो फॉर्म है इसका, एक्सटर्नल जो फॉर्म है ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू QA माइनस PB और डिवाइडेड बाई Q माइनस P। बाकी वही थ्योरम है, सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ, तो माइनस आ गया तो ये एक्सटर्नल रेशो को ज़ाहिर करता है। ठीक है ना। P और Q की रेशो 1:1 आ गई तो ये मिड पॉइंट को ज़ाहिर करता है, और प्लस फॉर्म आ जाए तो ये क्या है, तो ये इंटरनल फॉर्म को ज़ाहिर करते हैं, यानी मिड के अलावा कहीं और क्या हो, ये पॉइंट C आया हो। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसका सिंपल एक डायग्राम ड्रा करता हूँ सोल्यूशन को देके। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट R। ये R जो है ना ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है, विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर P इंटू I प्लस 2J माइनस K एंड Q इंटू I माइनस I प्लस J प्लस K इंटू द रेशियो में हमें दिया गया है, इंटरनली भी मालूम करना है और एक्सटर्नली भी मालूम करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, देखिए आप लोग, ये देखिए, ये P है और ये क्या है, ये Q है। सही है ना। अच्छा, ये यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ डिवीजन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2:Q। ये देखें, ये यहाँ पर नहीं, ये इधर आ रहे हैं, तो 2:1। और ये क्या है, ये स्टूडेंट क्या है, ये हमारा टारगेट है R है, इसके हमने पोजीशन वेक्टर्स मालूम करने हैं। ओके, अब आप देखें, अब इसके जो पोजीशन वेक्टर है P के, वो I प्लस 2J माइनस K फॉर्म, IJ K फॉर्म लिखे, मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिख रहा हूँ, यानी कि 1, 2, -1। फिर आपके लिए ज़रा आसानी होगी। यहाँ पर क्या है, Q के जो पोजीशन वेक्टर है -1 और इसके बाद है 1
और आखिर में किया है 1 आया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा केस है स्टूडेंट, आप इसको देखें। ये रेशो जो आपको नज़र आ रहा है ना, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम एक्स एक्सिस इसका आर का मालूम करेंगे। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर फिर करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लेट आर ऑफ एक्स वाई जेड बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है। ठीक है ना, ये आर जो है ये हमारे पास क्या है, इसके एक्स वाई जी जो है ना, इसको मैंने सपोज कि ये इसके पोजीशन वेक्टर है और यही पॉइंट ऑफ डिवीजन भी है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखा है विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है ना, तो अब आर के जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आएंगे एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसी सिचुएशन है। ये 1 जो है ना, ये 1, ठीक है ना, इसको आप इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है ना, तो ये इसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो देखिए इसमें पहले कौन सा है, x आया है, लिहाजा ये 1 जो है ना, ये क्या हो जाएगा, इस 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 × 1, ठीक है, फिर बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब ये 2 जाके इस x एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, और होल डिवाइडेड बाई क्या है, रेशो क्या है, 2:1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1। ओके, अच्छा दोबारा देखिए, ये इसका x कंपोनेंट आ गया कामा, अब इसका y कंपोनेंट बिल्कुल यही स्टाइल है, ये 1 लेकर इस y एक्सिस का y का जो कंपोनेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 × 2, फिर बीच में प्लस, और ये 2 जाके यहाँ पर जो y का जो कंपोनेंट है 2 × 1 होल डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये इसका हो गया y कंपोनेंट इस r का। और z को देखें, यही 1 अब दोबारा क्या हो जाएगा, इस z एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो 1 × -1, और इसके बाद है ये 2 जाके यहाँ पर इसका जो z एक्सिस है 2 × 1 और होल डिवाइडेड बाई 2 + 1। ओके, अच्छा तो बाकी जो पार्ट्स हैं आप इसको देखें, यह आ जाएगा 1 - 2 डिवाइडेड बाई 3, और इससे स्टूडेंट आ जाए 2 1s are 2, और ये 2 1s are तो 2, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 + 2 डिवाइडेड बाई 3, और तीसरा है -1 + 2 और होल डिवाइडेड बाई 3। तो आर ऑफ x, y, z विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया है -1/3, इससे आता है 4/3 और इससे आता है 1/3। तो स्टूडेंट ये इंटरनली जो r के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वो किस के बराबर आ गए, -1/3, 4/3 और 1/3। अच्छा, तो अब स्टूडेंट क्या करना है, अब इसके बाद एक्सटर्नली यहीं पर इसको वाइंड अप कर लेते हैं। ये इंटरनल फॉर्म आ गया, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल फॉर्म ये जो आपको यहाँ पर जो फॉर्म नज़र आता है आर ऑफ एक्स का y = दिस वाना, तो इसमें सिंपली आप लोगों ने ये करना है कि ये प्लस और ये प्लस जो आपको नज़र आ रहे हैं पूरे फेस में, इसको क्या करना है, इसको माइनस कर दे, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इससे एक्सटर्नल फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए आर ऑफ एक्स का y, यानी कि ये पॉइंट ऑफ डिवीजन अगर एक्सटर्नली हुआ, यानी कि ये फॉर्म इस फॉर्म में अगर आ गया, ये P, ये Q और R जो है ना पॉइंट ऑफ डिवीजन अगर यहाँ पर आ गई, ये इमेजिनरी सा फॉर्म इस तरह तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बहरहाल इन्होंने फार्मूला ड्रा किया तो हम इसको कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1 × 1 -2 × -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, और इसी तरह ये क्या हो जाएगा 1 × 2 -2 × 1 होल डिवाइडेड बाई 2 - 1, और इसी तरह यहाँ पर जो तीसरा फॉर्म इसका आ रहा है वो इस तरह हो जाएगा कि 1 × -1 + 2 × 1 होल डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो आर ऑफ x, y, z विच इज़ इक्वल टू जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो यह जगह 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1 से क्या आता है स्टूडेंट, 1 आता है। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 डिवाइडेड बाई 1, और इधर आ जाएगा -1 + 2 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर में 1 के लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3, दूसरा हो जाएगा 0 और तीसरा हो जाएगा 1।
ठीक है ना। लिहाजा हमारे पास जो इसके पोजीशन वेक्टर आ गए पॉइंट ऑफ डिवीजन के, इंटरनली हमारे पास जो इसके वैल्यूज़ हैं वो ये हैं और एक्सटर्नली जो इसके वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको फॉर एग्जांपल मिड पॉइंट में मांगे कि अगर आर जो है ना ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर वाक़या हो, तो फिर क्या करना है, इस रेशो को सिर्फ हमने क्या करना है 1:1 करना है। यहाँ पर चूंकि मांगा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंटरनली और एक्सटर्नली मांगा है। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 से पहले आप ज़रा देखिए बुक में इन्होंने जो फार्मूला यूज़ किया है, यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल पैटर्न है x1 y1 और z1, ये इसके पोजीशन वेक्टर है, और ये q है x2 y2 और z2, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिवीजन मिसाल के तौर पर r है, रेशो की रेशो है m1:m2। तो स्टूडेंट अब r के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं यानी कि एक्स वाई जी, इसको आप किस तरह मालूम करोगे, तो स्टूडेंट आर जो है ना, आर हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि ये m2, इस पहले सबसे पहले देखिए इसके जो कंपोनेंट्स हैं ना आर के एक्स वाई जेड, इसमें पहले एक्स आया है, तो अब ये एक्स मालूम करेंगे, m2 को इस x1 के साथ मल्टीप्लाई करें, m2 x1, फिर बीच में प्लस लगाए, फिर इधर का जो रेशो है क्रॉस स्टाइल में ये हो रहा है ना, ठीक है ना। अब m1 जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, m1 x2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये स्टूडेंट इसका आ गया ये x कंपोनेंट। अब कामा y कंपोनेंट बिल्कुल इसी स्टाइल में, अभी ये क्वेश्चन में इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन करवा लिया है, तो डायरेक्ट करवा लिया, फार्मूले से आप करें या फार्मूला ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस सिर्फ आप इसके जो सेटिंग है इसी तरतीब से आप इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। अब m2y1 और प्लस m1y2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और स्टूडेंट बिल्कुल ये आप इसको m2 m1 भी लिख सकते हैं, m1 m2 भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपके लिए आसान हो, ठीक है, क्योंकि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड है, ये m2 m, लेकिन सब जितने भी हैं इसको एक तरतीब से लिखे। अच्छा अब इसका z कंपोनेंट आ रही है, y होगी, अब z की बारी है, इसी m2 के z1 के साथ मल्टीप्लाई करें, m2 z1, और प्लस ये m1 जो है वहाँ पर z2 के साथ मल्टीप्लाई करें, m1 z2 होल डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1। तो स्टूडेंट ये फार्मूला है, ये इंटरनल फॉर्म के लिए है। एक्सटर्नली के लिए क्या, बस इस प्लस को माइनस करें, तो एक्सटर्नल फॉर्म जो है उसका ये आ जाएगा x, y, z विच इज इक्वल टू, ये है एक्सटर्नल फॉर्म के लिए और ये है इंटरनल फॉर्म के लिए, ठीक है ना। तो देखिए अब आप m2 x1 माइनस m1 x2 होल डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1, ठीक है, कामा m2 y1 माइनस m1 y2 होल डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1, कामा ये आ जाएगा m2 z1 और माइनस m1 z2 होल डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 माइनस m1। ओके, तो ये आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 और रेशो सारे आए हैं, तो यहाँ पर भी पुटिंग कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहे जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा लिया है, तो आप डायरेक्ट भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा तो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन फॉर द लाइन सेगमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है ना। इसकी मिसाल इस तरह है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक लाइन है, तो ये ए और ये बी, इसको मैं अलग कर रहा हूँ यहाँ पर ए बी, तो इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, इसको सेगमेंट कहते हैं, ठीक है, किसी भी लाइन का क्या कोई हिस्सा कोई पार्ट। अच्छा तो इसमें हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, पॉइंट सी विथ पोजीशन वेक्टर 5j, ठीक है, एंड पॉइंट डी विथ पोजीशन वेक्टर्स 4i प्लस j इन द रेशो ऑफ, रेशो भी हमें दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं स्टार्ट यहाँ पर लेता हूँ कि लेट सी ऑफ x कामा y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसको मैंने क्या किया, फर्ज कर लिया है। तो स्टूडेंट मैं सर इसका छोटा सा आपको ये लाइन बता रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल सी है, ठीक है, इसको मैं स्टूडेंट इस तरह लिख रहा हूँ, ज़रा आप इसको देखें, पॉइंट सी के जो पोजीशन वेक्टर ये सिर्फ आपको 5j दिया गया है, यहाँ पर आई नहीं है, तो स्टूडेंट इसको मैं लिख रहा हूँ 0, 5,
आई पार्ट इसका 0, जे पार्ट इसका 5 हो। और डी जो है ना इसके पोजीशन वेक्टर में इस तरह लिख रहा हूँ कि डी यहाँ पर आपको दिए गए हैं ना 4i और जे क्या है वो सिर्फ जे है, यानी कि आई में क्या है पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि 4, 1। तो स्टूडेंट ये आपके लिए फिर बहुत आसान होगा। अब रेशियो कैसे है, रेशियो इस तरह है कि 2:5 हो। अब ये पूरा टेबल बन गया है, बस आप लोगों ने क्या करना है, इसको डायरेक्ट फार्मूले में लगाना है या क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं इसका फार्मूला लिखवा लेता हूँ। देखिए आप, सी हमारे पास आ जाएगा सी स्टूडेंट सी और डी पॉइंट सी विद द पोजीशन वेक्टर 5j फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने थोड़ी सी गलती की है, ये सी और डी इन्होंने हमें दिया है, लेट पॉइंट ऑफ डिवीजन हम कौन सा सपोज करते हैं, हम डी सपोज करते हैं। नहीं, डी भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इसको सी और डी के अलावा आप ए इसको तो सपोज कर ले, हमने इसको ए सपोज कर लिया, ठीक है ना। तो ये सी और डी हमें दिए गए हैं, हमने क्या सपोज करना है, हमने यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ डिवीजन उसको हमने ए सपोज कर लिया है, ठीक है। इसका स्टूडेंट ख्याल रखे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ए पॉइंट ये है x, y, ये हमारा टारगेट है, ओके। तो अब ए ऑफ x, y हमारे पास इस तरह आ जाएंगे। इसका x कंपोनेंट जो है ना, ये मैं ज़रा शॉर्ट लिख रहा हूँ कि m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, ये इसका x कंपोनेंट हो गया, कामा उधर जगह नहीं, यहाँ पर देखे m2y1 प्लस m1y2 और डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, ये इसका y कंपोनेंट हो गया। इसी तरह इसका z कंपोनेंट देखे, z कंपोनेंट चूँकि यहाँ पर है ही नहीं, लिहाजा इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ हमने एक a इंटू एक्स कामा y लिखा है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में भी सिर्फ i और j के साथ हमारा काम है। तो स्टूडेंट आते हैं, इसको पुट कर लेते हैं अब इसमें x, y विच इज़ इक्वल टू a ऑफ x, y इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट बिल्कुल फार्मूले को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये जो है ना ये 5 हो, ये इस x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 0 आ जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो वहाँ पर इसकी पुटिंग करें, ठीक है। इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 5 इस x1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 0 है, और ये 2 वहाँ पर x के साथ x2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 ऑफ 4 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रेशो हमारे पास क्या है 2:5 है, तो 2 + 5 हो जाएगा, और कामा ये इसका स्टूडेंट हो गया x कंपोनेंट। y कंपोनेंट का क्या होगा, फिर दोबारा आप देखिए, ये 5 जो रेशो है ये इस y कंपोनेंट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 5 और प्लस, बीच में क्या है प्लस लगा लिया क्योंकि इंटरनल फॉर्म है, और ये 2 वहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, जो इसका y कंपोनेंट है, डिवाइडेड बाई 2 + 5। अच्छा, सो ए ऑफ x, y विच इज़ इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 0 0 आ जाएगा, प्लस 2 4 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7, कामा दूसरा क्या है 5 5 25 प्लस 2 1 2 डिवाइडेड बाई 7। तो ए ऑफ x, y हमारे पास आ गया है किस इसके बराबर, 8/7, और कामा यहाँ पर आ जाएगा 27/7। अगर कटिंग हो सकती है तो करें, नहीं ना हो सकती हो तो फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका आ गया पॉइंट ऑफ डिवीजन इंटरनली, जिसके कंपोनेंट है x कंपोनेंट जिसका है 8 और 7, और इसका y कंपोनेंट है 27 और 7। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी इसी इक्वेशन 11 का जो दूसरा पार्ट है एक्सटर्नल फॉर्म जो मांगा है, तो इसको आप इस तरह, इसका मैं छोटा सा डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। देखिए ये है E, जिसके पोजीशन वेक्टर है 2, -3, ठीक है, और यहाँ पर क्या है F है, जिसके पोजीशन वेक्टर 3, 2। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट, अब E और F के अलावा कोई दूसरा पॉइंट आप ले, ठीक है ना, लेट G बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है ना। इसको हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन ये सपोज कर लिए, ये एक्सटर्नल फॉर्म में है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एक्सटर्नली जो है ना, ये जी जो है ना ये यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि ई और एफ के ये क्या है इंटरनल फॉर्म इधर आएगा और एक्सटर्नली इससे बाहर आएगा, ठीक है ना, एक्सटर्नल नाम से ज़ाहिर है। अच्छा स्टूडेंट, बिल्कुल वही फार्मूला है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जी ऑफ x, y विच इज़ इक्वल टू m2x1 माइनस m1x2 और डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, ठीक है। और दूसरा क्या है कामा
m2y1 माइनस m1y2 होल डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। तो स्टूडेंट ये पार्ट चलो मैं इसी फार्मूले से करवा लेता हूँ। तो ऊपर के क्वेश्चन में आपको पता है x1 किस चीज़ के बराबर, ये 2x1 है। यही पर मैं ज़रा तरतीब इसको दे रहा हूँ, x2 किस चीज़ के बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है ना। अब इसी तरह y1 किस चीज़ के बराबर है, y1 ये है -3, और y2 किस चीज़ के बराबर है, ये y2 है 2। अच्छा मैं बीच में क्या लिखता हूँ, m1 रेशो m2 है। m1 किस चीज़ के बराबर है, ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए 4 है, और m2 आपको किया देखिए ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं क्या है, ये 3 है। तो ये पुटिंग आप ऊपर वाले फार्मूले में करें तो फिर इससे किया जाएगा, देखिए यहाँ पर g ऑफ x कामा y विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा। देखिए m2 आया है, m2 किस चीज़ के बराबर है, 3 के बराबर है। तो 3 इंटू m2 के साथ क्या x1 आया है, और x1 आपने यहाँ पर लिखा है किस चीज़ के बराबर है, 2 के बराबर है। दरमियान में माइनस है, माइनस लगा ले, फिर m1 है, m1 4 के बराबर है, और m1 के साथ x2 आया है, x2 स्टूडेंट ये 3 है, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए x2 3 के बराबर है, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा है m1 माइनस m2 लिखा है, यानी कि 4 माइनस 3 लिखा है। फिर बीच में काम है, ये इसका x कंपोनेंट हो जाएगा एक्सटर्नल फॉर्म में। अच्छा इसके बाद लिखा है m2y1, तो m2 किस इसके बराबर है, m2 3 के बराबर है, 3। देखिए लिखा है m2y1, और y1 स्टूडेंट आपको यहाँ पर नजर आता है, ये y1 है -3, और फिर बीच में माइनस है, यहाँ पर लिखा है m1y2, m1y2, m1 किस इसके बराबर है, 4 के बराबर है। ये देखिए लिखा है m1y2, और y2 स्टूडेंट किया है वो 2 के बराबर है, और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर दोनों केसेस में क्या है वो बराबर हैं। तो g ऑफ x कामा y हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट फार्मूले से ये आप अगर डायरेक्ट करें ना, जिस तरह मैंने आपको लाइन यहाँ पर ड्रा करवाया था, इससे आसानी से हो सकता है। बहरहाल आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। अच्छी बात है कि एक मरतबा सोल्यूशन के दौरान फार्मूले को स्क्रीन पे लाया करें, ठीक है। तो यह आ जाएगा 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 1, दूसरा हो गया -9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1। तो g के कंपोनेंट यानी पोजीशन वेक्टर हमारे पास इस तरह आ रहे हैं, ऊपर से आ जाएगा -6 और यहाँ पर आ जाएगा -17। तो स्टूडेंट ये आ गए हैं पोजीशन वेक्टर्स g के जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था एक्सटर्नल फॉर्म में, किस चीज़ के बराबर है, -6 कामा -17। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 के थोड़े से कंसेप्ट यहाँ पर देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास u एक वेक्टर है जो कि xi प्लस वाई जे और प्लस जेड के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है किस इसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो इस क्वेश्चन का टोटल कंसेप्ट क्या है ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर आप देखिए आई जे के फॉर्म है विच इज़ इक्वल टू 3 इन्होंने दिया, और हमारा टारगेट क्या है वो ए को मालूम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए आप इसको, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट इसका स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर होल अंडर द रूट, और विच इज़ इक्वल टू 3, जिस तरह इन्होंने दिया उस तरह हमने लिख लिए हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड से 2a आ जाएगा, और प्लस 2 ज़रा आ गया 4 होल अंडर द रूट, और विच इज़ इक्वल टू 3 को फिलहाल मैंने यहाँ पर इसी तरह लिख लिया। अब देखिए इसमें लाइक टर्म ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ये लाइक टर्म है तो इससे आ जाएगा 2a स्क्वायर, और प्लस 2a को आगे लाएं, ज़रा इसको फॉर्म में लिखते हैं, और 1 प्लस 4 दोनों कांस्टेंट है, इसको हमने अलग प्लस किया होल अंडर द रूट, और विच इज़ इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट हम ख़त्म करेंगे, अगर स्क्वायर रूट जब तक मौजूद हो हम ए तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड अगर आप न भी लिखे ना तो स्क्वेयरिंग आप लिखे तो भी ठीक है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस 2a प्लस 5 स्क्वायर रूट हो गया, और ये इसका स्क्वायर हमने ले लिया। तो इक्वलिटी है और यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म है, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड पर स्क्वायर ले तो राइट का स्क्वायर ज़रूर लेंगे, 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 9। दूसरे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 9 को यहाँ पर ले आते हैं,
2a² प्लस 2a प्लस 5 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आम सीधा साधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो इसमें कोई ये टेक्निकल स्टेप है ही नहीं। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2a² प्लस 2a और माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसकी आप इसी तरह भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप इससे क्या करें, कॉमन ले सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में किसी भी इक्वेशन को हल करते वक्त सबसे पहला जो स्टेप होता है वो किया होता है, वो कॉमन होता है। कॉमन अगर आप ले सकते हैं तो आपका काम ज़रा आसान हो जाएगा। तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, a² प्लस a माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। और तो स्टूडेंट ये बात आप नोट कर लें कि जब भी इक्वल के उस तरफ आपको 0 मिले और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट हो और आप डिवीजन करना चाहते हैं तो ये 2 आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 जब हम करें वहाँ पर क्या आ जाएगा, 0/2 आ जाएगा। तो 0/2 से फिर 0 आता है, लिहाजा आप ये डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। बहरहाल आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाई हमने 2 कर लिए, ये देखिए कैंसिल हो गया और यहाँ पर 0/2 से क्या आता है, 0 आता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट a² प्लस a माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ही अहम केस है। अक्सर स्टूडेंट को ये मिड टर्म ब्रेक जो फैक्टराइजेशन है ना, इसमें इसको मसला होता है ना, भले ये अच्छी तरह आप सीखें। तो -2 इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो इससे आता है -2। -2 का ऐसा टेबल बनाएगा जिसको हम प्लस करें फिर क्या आ जाए, इससे a आ जाए। तो हम a² प्लस 2a माइनस a माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट इन दोनों का अगर हम प्लस करें इससे प्लस a आता है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है। यही मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन है। अच्छा, कॉमन ले लिया हमने a इन दोनों से, तो हमारे पास आ गया a प्लस 2, इन दोनों से -1 कॉमन ले लिया और a प्लस 2 आ गया विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एज ए होल कॉमन, ये देखिए a प्लस 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमने कॉमन ले लिया और बाहर किया है a माइनस 1 रह गया विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्वेश्चन को यहाँ पर चलो हम कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लिया, यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है, -2 के बराबर आ गई है। अच्छा स्टूडेंट, डिग्री 2 था, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन डिपेंड डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको नजर आ रही है डिग्री 2 इक्वेशन है, तो रूट्स हमारे पास 2 आएंगे। एक हमारे पास ये a इज इक्वल टू -2 आ गया है यहाँ से, ठीक है ना। इधर देखें, इससे हमारे पास या दोबारा आप यहाँ पर इसको देखें a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -2। ये इसका पहला रूट हो गया, यानी पहला आंसर आ गया। अब दोबारा हम a माइनस 1 को 0 के बराबर लें तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस इक्वेशन के जो रिक्वायर्ड टारगेट थे, यानी कि a के वैल्यूज़ को मालूम करना, और a के वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, अब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इफ़ u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, v इज इक्वल टू -i प्लस 3j माइनस k एंड w इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस zk, रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। स्टूडेंट हमारे पास एक ट्राइंगुलर शेप है, ये इसके साइड से, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें आपको एक z यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, मालूम करना है। तो स्टूडेंट और ट्राइंगल आपको पता है कि 2 का सम तीसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि u प्लस वी विच इज़ इक्वल टू w। रिक्वायर्ड जो हमारा टारगेट है वो इस w के अंदर है, इसको हमने अलग रखा है। तो u किस इसके बराबर है, आपको ऊपर नज़र आ रहा है 2i और प्लस 3j और यहाँ पर है प्लस 4k, और इसके बाद प्लस v है, v ऊपर आपको नज़र आ रहा है -i प्लस 3j और माइनस k विच इज़ इक्वल टू दूसरी तरफ w। तो w किस इसके बराबर है, i और प्लस 6j और इसके बाद में प्लस zk, ठीक है ना। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग को हम प्लस कर सकते हैं, अब इस तरह कर सकते हैं कि ब्रैकेट को ख़त्म करें, इसको फ्री लिखे एक मरतबा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2i प्लस 3j प्लस 4k, और ये प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, -i प्लस 3j माइनस k विच इज़ इक्वल टू वहाँ पर i प्लस 6j प्लस zk। तो स्टूडेंट ये जहन में रखें कि यहाँ पर हमारा टारगेट है z। अच्छा, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ प्लस कर दे, जिस तरह एडिशन रूल से या सब्ट्रैक्शन रूल है। तो ये 2i है स्टूडेंट, ये -i है, तो इस 2i से जब i गया तो इससे हमारे पास आ गया ओनली i। ये स्टूडेंट j का टर्म है और ये भी j का टर्म है, तो 3j प्लस 3j से आ जाएगा हमारे पास 6j। ये स्टूडेंट 4k है और ये -k है, तो स्टूडेंट ये दोनों लाइक टर्म है, तो हमारे पास आ जाएगा +3
के विच इज़ इक्वल टू, अच्छा इस सेट पर ये जिस तरह लिखें इसको फिलहाल इसी तरह लिख लें जेड के। तो स्टूडेंट अब आप देखें मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। स्टूडेंट इसको ज़रा तवज्जो से आप सुने कि इक्वलिटी में अगर दोनों साइडों पर एक ही टर्म प्लस हुआ हो, जिस तरह आप देखें इधर प्लस बी है और यहाँ पर भी प्लस बी है, साइन टर्म सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्लस बी है और इधर भी प्लस बी है। तो स्टूडेंट आपका एफ ए सी है, तो ये कैंसलेशन आप ज़रा सीखिए, ये आपका काम फिर बहुत आसान बना देगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक कैंसलेशन प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस वीडियो में इस्तेमाल की है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जबकि ये क्या है, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, आप ज़रा यहाँ पर देखिए ये प्लस आई है और ये भी प्लस आई है। तो स्टूडेंट आम रूटीन में अगर आप देखें ना, आई जब इस तरफ आएगा तो माइनस आई बन जाएगा, फिर भी ये कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। प्लस आई माइनस आई से फिर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, कैंसिल होते हैं। ये स्टूडेंट देखिए ये 6j है और ये भी 6j है, तो इसको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बहुत ज़बरदस्त स्टेप है, इसको स्टूडेंट आप इसकी प्रैक्टिस करें। हमारे पास रह गया है 3k विच इज़ इक्वल टू zk। और स्टूडेंट यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी आ रही है, इसका जो दूसरा फेज है कि इक्वलिटी में अगर दोनों साइडों पर एक ही टर्म मल्टीप्लाई हुआ हो, जिस तरह बी इधर बी है, बी ई यहाँ पर बी मल, तो इस बी को इस बी के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, जबकि इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू द कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये के और ये के हम कैंसिल कर सकते हैं। सो देखिए कितना सिंपल हो गया हमारा आंसर। सो दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 3, और यही हमारा क्या था, टारगेट था। हमसे क्वेश्चन में यही z मांगा था और हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अच्छा स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर 2i माइनस जे प्लस के, 3i प्लस जे एंड 2i प्लस 4j माइनस 2k एंड माइनस i माइनस 2j प्लस के रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि ए जो है ना, इसका ताल्लुक ये 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है ना, पहले के साथ पहले का, दूसरे के साथ दूसरे का, तीसरे के साथ तीसरे का और चौथे के साथ चौथे का ताल्लुक है। रिस्पेक्टिवली का इसका मतलब कि बिल तरतीब। अच्छा हमने शो क्या करना है, हमने ये शो करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये शो करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पैरेलल के कंसेप्ट करवा लेता हूँ। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर बी। तो स्टूडेंट अब ये दो वेक्टर क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हुआ, ठीक है ना। तो ये अल्फा अगर पॉजिटिव हुआ, इसमें दो केसेस आते हैं, इफ़ अल्फा ग्रेटर देन ज़ीरो। स्टूडेंट ये ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव होना है, तो फिर ये दो इस फॉर्म में होगी, ये देखिए पैरेलल भी होंगे और डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। अगर नंबर 2 क्या है, इफ़ अल्फा लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि अगर ये अल्फा नेगेटिव हुआ तो फिर ये पैरेलल होंगे लेकिन इसके डायरेक्शन क्या होंगे, चेंज होंगे। सही है ना, दोनों सूरतें किए हैं पैरेलल की, तो ये मतलब ये है कि अल्फा पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। इसका जो स्केलर मल्टीपल है यानी कि +4 भी आ सकते हैं, -4 भी आ सकता है, +3 भी आ सकते हैं, -3 भी आ सकता है। तो स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, सोल्यूशन की तरफ। अच्छा ए बी और सी डी हमने क्या करना है, पैरेलल साबित करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं ए बी वेक्टर से। ए बी का मतलब क्या होता है, बी माइनस ए होता है। तो स्टूडेंट बी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये स्टूडेंट ए है और ये क्या है, ये बी है। तो बी से ए को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कि 3i और प्लस जे प्लस 0k, ये मैंने इस बी के पोजीशन वेक्टर लिख लिए हैं। स्टूडेंट ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए यहाँ से पता चलता है कि फेस में क्या स्पेस पे काम हो रहा है, एक्स वाई जी में काम हो रहा है। तो यहाँ पर के है, यहाँ पर के नहीं है, तो यहाँ पर हमने 0k रिप्लेस कर लिया है ना। अब इससे ए को माइनस करें तो 2i माइनस जे और प्लस के, तो करस्पॉन्डिंग को आई से आई को, जे से जे को और के से के को, या इस तरह करें कि ब्रैकेट को ख़त्म करें, 3i प्लस जे प्लस 0k माइनस 2i प्लस जे माइनस के, क्योंकि स्टूडेंट ये माइनस साइन चेंज करेगा।
अब i के साथ i फंक्शन करेगा, ये देखें 3i माइनस 2i से आ जाएगा i, ठीक है। ये j है और ये j है, j प्लस j से स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2j आएगा, और ये 0 के और ये माइनस के से स्टूडेंट क्या आ जाएगा माइनस के आ गया। तो स्टूडेंट a भी हमारे पास आ गया है, किस इसके बराबर i प्लस 2j माइनस के, इसको मैं पार्ट 1 दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसका CD के साथ क्या रिलेशन बनता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं CD की तरफ, ठीक है ना। तो CD किस इसके बराबर है, D माइनस C के बराबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ D। देखिए ये A और B तो हद, अब देखिए ये वेक्टर C है ये, और ये क्या है, ये D है। तो D से C को माइनस कर रहे हैं, लिहाजा D हम पहले लिखेंगे। तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये A, ये B, ये C और ये D। अब हमारा काम इस वेक्टर के साथ और इस वेक्टर के साथ है। तो पहले D आए तो D को लिख लेते हैं माइनस I माइनस 2j, और इसके बाद है प्लस के, ये मैंने स्टूडेंट D लिख लिया है, D के पोजीशन वेक्टर लिख लिए हैं। और इसके बाद है माइनस C, C है हमारे पास 2i प्लस 4j और इसके बाद है माइनस 2k। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम सिंप्लीफाई करते, ब्रेकेट ख़त्म कर लेते हैं, माइनस i माइनस 2j प्लस के, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2i माइनस 4j प्लस 2k हो जाएगा, साइन चेंज करेगा ये आगे वाला माइनस। तो अब i के साथ i को प्लस करिए, ये देखिए स्टूडेंट i है और ये i है, माइनस i माइनस 2i से स्टूडेंट आ जाएगा माइनस 3i, ये माइनस 2j है और ये इससे आ जाएगा माइनस 6j, और ये के इससे आ जाएगा स्टूडेंट प्लस 3k, ठीक है ना। अब स्टूडेंट आप ज़रा ऊपर इक्वेशन 1 पे भी नज़र रखें, इधर आपको i नज़र आ रहा है, तो इधर यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि i आ जाए। तो स्टूडेंट मैं इससे माइनस 3 को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ले सकता हूँ, इससे साइन भी चेंज हो जाएंगे और 3 से कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा i, और इसके बाद हो जाएगा प्लस 2j, 3 कॉमन लिया, माइनस 3 कॉमन लिया, और माइनस k। तो स्टूडेंट आप अगर इस वेक्टर को ज़रा देखें, ये बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर आ गया है, और ये तो ए बी के बराबर है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ से लिया था, देखिए CD विच इज़ इक्वल टू माइनस 3, मैंने ये लिख लिया, और ये पूरा का पूरा जो है, ठीक है ना, ये इसके बराबर और ये ए बी के बराबर, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ गया है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज आ रहा है, लेकिन अब हमारे पास ये क्या हो गए, पैरेलल साबित हो गए। तो मैं यहाँ पर इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, दिस इंप्लाइज दैट AB is parallel to CD and his the proof। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे अगले एक्सरसाइज के, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफिज़।